शुभ प्रभात स्नेहिल छात्राओं। महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं कुमार संतोष आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन और बारंबार वंदन करता हूँ। स्नेहिल छात्राओं, आपके पाठ्यक्रम में समृद्ध लघु सिद्धांत कौमुदी का शुभारंभ हो चुका है और उसी के अंतर्गत आप उसका जो प्रथम टॉपिक है, प्रथम जो प्रकरण है संज्ञा प्रकरण, उन सूत्रों से आप रूबरू हो रहे हैं। विगत 2-3 वीडियो में हमने कुछ प्रमुख संज्ञा सूत्रों के बारे में आपको जानकारी प्रदान की है। अब उसी क्रम को और गति प्रदान करते हुए आज पुनः फिर हाजिर हैं हम कुछ नवीन सूत्रों के साथ, जिनकी जानकारी आज की वीडियो में आपको प्रदान करेंगे और उन सूत्रों के बारे में हम आपसे परिचर्चा करेंगे। तो इसलिए छात्राओं, आज का जो पहला सूत्र है आपका, उस सूत्र का नाम होता है मुख नासिको वचनो अनुनासिक है। मुख नासिको वचनो अनुनासिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से भी यदा कदा इससे संबंधित व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मुख नासिको वचनो अनुनासिक है जो सूत्र है वो क्या करता है? अनुनासिक संज्ञा करता है। क्या करता है? अनुनासिक संज्ञा करता है। अब किसकी अनुनासिक संज्ञा होगी, उसके लिए आपको इसका भावार्थ समझना है। मुख नासिको वचनो अनुनासिक है सूत्र क्या कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण या जिन अचों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाएगा, उनकी क्या होगी? अनुनासिक संज्ञा। यानी जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है उनकी क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। ठीक है, यानी मुख और नासिका से उच्चारित जो वर्ण होंगे वो अनुनासिक होंगे। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, केवल ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण केवल मुख से किया जाएगा वो क्या होंगे? अनुनासिक होंगे, अर्थात वो अनुनासिक नहीं होंगे। अनुनासिक वही वर्ण होंगे जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जा रहा है। ठीक है, सरल हो गया, स्पष्ट हो गया। अब इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे मुख नासिको वचनो अनुनासिक के अंतर्गत ही पढ़ेंगे अचों के अष्टादश भेद निरूपण। यानी एक ही जो अच होता है उसके 18 भेद होते हैं। कैसे कैसे वो देख लीजिए। इससे पहले आप 3 सूत्र पढ़ के आए, उदात्त, उच्चय, उदात्त, निश्चय, अनुदात्त और समाहार स्वरित है। यानी कि स्वर 3 प्रकार के हुए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और यहाँ पर भी आपने 2 प्रकार के भेद पढ़े, एक तो अनुनासिक और एक अनुनासिक। तो उसी प्रकार से देखिए आपके 5 स्वर है, ए, ई, उ, री। अब एक जो ए है ये क्या होता है? उदात्त अनुनासिक भी होता है, उदात्त अनुनासिक भी होता है, अनुदात्त अनुनासिक भी होता है, अनुदात्त अनुनासिक भी होता है और स्वरित अनुनासिक भी होता है और स्वरित अनुनासिक भी होता है। इसी प्रकार ए का दीर्घ वेग भी होता है, तो दीर्घ उदात्त अनुनासिक भी होता है, दीर्घ उदात्त अनुनासिक भी होता है। ऐसे ही प्लुत का होता है कि प्लुत उदात्त अनुनासिक भी होता है, प्लुत उदात्त अनुनासिक भी होता है। तो इस प्रकार से ए के ही कितने भेद हो गए? आपके 18 भेद हो गए, क्योंकि 6 तो ये हो गए, 6 ये हो गए और 6 ये हो गए। कितने भेद हो गए? ये जो 5 वर्ण है आपके ए, ई, उ, री, ये ह्रस्व भी है। और री का देखो दीर्घ रूप नहीं होता है, री दीर्घ में नहीं है, तो इसके 6 कम हो जाएंगे, कितने? 12। यानी कि ए, ई, उ और री, इसके क्या होते हैं? आपके 18 भेद होते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काफी बार पूछा जाता है री और री के कितने भेद होते हैं, तो री के तो होते हैं 18 और री के होते हैं 12। तो 12 18 कितने हुए? 30। तो ए, आई, ओ, औ के 12 भेद होते हैं क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता है, और री के 12 भेद इसलिए होते हैं क्योंकि इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये आपको अचों के अष्टादश भेद है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनके बारे में भी आपको क्या है? जानना आवश्यक है कि एक ही अच है लेकिन उसके भेद कितने होते हैं? 18 होते हैं। अब देखिए अनुनासिक स्वर, इसको पुनः समझ लीजिए। ये सूत्र क्या कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाएगा वो वर्ण क्या होंगे? आपके अनुनासिक होंगे।
क्या होंगे, अनुनासिक होंगे। तो उदाहरण में क्या है कि यम प्रत्याहार, ये जो लम प्रत्याहार है इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे आपके यम प्रत्याहार में, जितने भी वर्ण आते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ण आता है वो इसी प्रत्याहार में परिगणित है। यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है, अनुनासिक होता है। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, अनुनासिक होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अष्टादश भेद हो गए। अब चलते हैं हम आगामी सूत्र। उस सूत्र का नाम है तुल्यायस प्रयत्नम सवर्णे। तुल्यायस प्रयत्नम सवर्णे, यानी कि एक जैसे उच्चारण स्थान और एक जैसे आभ्यंतर प्रत्यय से उच्चरित जो वर्ण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, सवर्ण संज्ञक होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र का नाम क्या है। तो सूत्र का नाम होता है तुल्यायस प्रयत्नम सवर्णे, कि एक जैसे उच्चारण स्थान और एक जैसे आभ्यंतर प्रयत्न से उच्चरित जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर्ण संज्ञक होते हैं, यानी सवर्ण संज्ञा करते हैं, यानी एक ही जाति के होते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक होगा वो एक ही जाति के, एक ही वर्ण के माने जाएंगे। तो तुल्यायस प्रयत्नम सवर्णम, जो सवर्ण जो सूत्र है वो क्या कहता है आपका, कि जिनके उच्चारण स्थान एक जैसे हों, जिनके आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसे हों, वो वर्ण परस्पर क्या होंगे, स्वर्ण संज्ञक होंगे। तो स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र का नाम है तुल्यायस प्रयत्नम सवर्ण। जैसे कि हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट करके दिखा देते हैं कि आपका कल नेक्स्ट वीडियो में आप उच्चारण स्तरों के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। उच्चारण स्तरों के बारे में आगामी वीडियो होगी तो देखेंगे इसमें आप कि जैसे एक सूत्र आता है आपका उच्चारण स्थानों में, ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि ये क्या कहता है, आकार के वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। एक है विसर्जन, आकार के वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होगा। तो ए और के दोनों क्या है, सवर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान एक ही है और वो क्या है, कंठ है। और विसर्ग क्या है, सवर्ण संज्ञक है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक ही है और वो है कंठ। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और जिनके आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसे हों उन वर्णों की परस्पर क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। तो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र का नाम क्या है, तुल्यायस प्रयत्नम सवर्ण। सवर्ण संज्ञा होती किसकी है, कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और जिन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसे हों उन वर्णों की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में केवल हम आपको दो सूत्रों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कल जब आप पढ़ोगे तो कल हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको उच्चारण स्थानों से संबंधित जानकारी सारी प्रदान की जाएंगी इसी सवर्ण संज्ञा सूत्र के संदर्भ में, ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जय श्री कृष्णा। आप अपने अध्ययन को इन वीडियो की सहायता के माध्यम से एक गति प्रदान करें और स्वाध्याय से कभी प्रमाद ना करें, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, सांस्कृतिक व्यवहारिक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न ही मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखी मृगा। कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, परिश्रम करने से ही, पुरुषार्थ करने से ही व्यक्ति के सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं, ना कि मन की अभिलाषाओं से। इसलिए स्नेह छात्राओं, मेरा आपको यही संदेश है कि आप अपने स्वाध्याय से कभी क्या ना करें, प्रमाद ना करें, क्योंकि जंगल का राजा जो शेर होता है उसके लिए भी आखेट करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। सोते हुए सिंह के मुख में शिकार कभी स्वतः प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप भी पुरुषार्थ कीजिए और मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।